चलिए बच्चों, फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9 का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन वीडियो लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। आखिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। हाँ सर, यह नाम तो सुना हुआ नजर आता है। हाँ, यह वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था कि इनर्शिया क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है अ बॉडी इन रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन इट। मतलब अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, अगर वह बॉडी मोशन में है तो वह मोशन में रहने की कोशिश करेगा, जब तक कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स उसमें ना लगे। जब तक कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स उसमें ना लगे। मतलब अगर यह मार कर खड़ा है, यहाँ पे यह रेस्ट में है, तो यह रेस्ट में रहने की ही कोशिश करेगा जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। एक अगर बॉडी कोई गाड़ी चल रही है तो वो तब तक मोशन में रहने की कोशिश करेगी जब तक हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स ब्रेक ना लगाएं। लेकिन सर, हम लोग जब फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल में किक लगाते हैं, थोड़ी दूर बाद जाके यार रुक जाता है। इसे तो किसी बच्चे ने नहीं रोका, उसमें एक फोर्स लगा जिसका नाम आपने पढ़ा होगा, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब ये समझ में आ गया कि कोई भी बॉडी या तो उसको स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है, रेस्ट से मोशन, मोशन टू रेस्ट, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसके बाद मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, जिसके बाद आपका सारा कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर आप चल रहे हैं और रुक गए तो मैंने बोला कि आपको किसने रोका? अरे तो सर, हम चल रहे तो रुक गए। आप अपने आप को रोक नहीं सकते। न्यूटन ने क्या कहा कि अगर एक बॉडी मोशन में है तभी रुकेगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगा। आपने अपने आप को रुका, एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? चलिए दूसरा प्रश्न, आप गाड़ी चला रहे थे, थोड़े दूर जाने के बाद आपने ब्रेक मारा। अब बताइए गाड़ी को किसने रोका? आपने रोका? नहीं, सरासर गलत। आप एक बॉडी का हिस्सा थे, वो गाड़ी के बॉडी में आप हिस्सा थे, गाड़ी में आप बैठे हुए थे, आप एक पूरे सिस्टम का हिस्सा थे। आप गाड़ी को नहीं रोक सकते, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। तब बोलेंगे सर ये तो क्या हो गया, किसने रोका? दोनों ही केस में एक थर्ड फोर्स लगा जिसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। आपने नहीं रोका, फ्रिक्शन, आपने अपने आप को रोका कब? जब फ्रिक्शनल फोर्स लगा। जमीन में क्या कीजिए, अपने रूम के जमीन में तेल डाल दीजिए। डालिएगा नहीं तो मम्मी दे देना दन। अपने रूम के जमीन में तेल लगा लीजिए। अब चलने की कोशिश कीजिए, अब अपने आप को रोक के दिखाइए। रोक पाएंगे क्या? सर स्लिप करके धड़ाम, नहीं रोक पाएंगे। चलिए, गाड़ी आपकी चल रही है और ब्रेक और टायर के बीच में फ्रिक्शन को घटा दिया जाए, फ्रिक्शन को जीरो कर दिया जाए। आप ब्रेक लगाइए, ब्रेक रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा सर। तो इससे हमने जाना कि यह जो अपने मोशन को और गाड़ी की मोशन को रोका आपने, वो आपने नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स में ही रोका। इन दो एग्जाम्पल से हमें समझ में तो आ गया कि सर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगे बिना बॉडी को रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट और मोशन से रेस्ट में नहीं ला सकते हैं। और कोई एग्जाम्पल समझाइए। तो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट, बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो साहब, नाम सुना है? गैलीलियो नाम तो सुना ही होगा। तो एक गैलीलियो, चलिए हम एक पढ़ते हैं गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? ध्यान से कीजिए। एक बॉल, ये एक सरफेस बनाया और एक बॉल को यहां से गिराया और इस सरफेस को मान लीजिए फ्रिक्शनलेस, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया जिसमें मान लेते हैं फ्रिक्शन नहीं है, और इस बॉल को गिराया। तो गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया, यह बॉल जाते जाने के बाद फिर वापस आया और उतना ही हाइट में, ओहो थोड़ा नीचे हो गया, कोई बात नहीं,
जितने हाइट से वो चला था उतने हाइट में ही आके रुक गया, मतलब हाइट सेम। चलिए स्लोप को फिर गैलीलियो ने चेंज किया और स्लोप को यूं कर दिया। फिर गैलीलियो ने क्या देखा कि यह बॉल यहां से आया और फिर जाते 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 उसी हाइट में रुका, उसी हाइट में रुका। गैलीलियो ने क्या किया, उसके बाद फिर से इसका स्लोप चेंज कर दिया। देखा कि अब क्या होता है। अब फिर उन्होंने देखा कि यह बॉल जाते जाते कहां रुका, उसी हाइट में रुका। मतलब हर केस में बॉल का हाइट सेम था, सारे केस में बॉल का हाइट जो आ रहा था सेम था। तो अब गैलीलियो ने बोला कि अगर मैं इस सरफेस को यूं कर दूं और बॉल ये चल रहा है तो बताइए क्या बॉल रुकेगा? तो आंसर है बॉल तो कभी रुकेगा नहीं सर, क्योंकि हमारे केस में, फुटबॉल वाले केस में बॉल रुक रहा था क्योंकि उसमें फ्रिक्शन था। अब इस केस में ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अगर बॉल यहां से जा रहा है तो ये रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि ये कहां रुकेगा, जब वो प्रॉपर जो हाइट होता था उस हाइट को अटेंड करेगा, सेम हाइट। चलिए इसको और आगे बढ़ा देते हैं, कंफ्यूज ना हो। ये हाइट सेम होगा, ये हाइट सेम होगा। जब वो अपने सेम हाइट को अटेंड करेगा तब ये बॉल रुकेगा। लेकिन यह हॉरिजॉन्टल सरफेस में अगर चलता जाए ब्रह्मांड के छोर तक तब भी क्या ये रुकेगा? क्योंकि हाइट तो अटेंड करेगा नहीं, तो ये नहीं रुकेगा। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। बिना एक्सटर्नल फोर्स के हम लोग रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट और मोशन को रेस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है गैलीलियो गैलीली। साइंटिस्ट गैलीलियो का पूरा नाम गैलीलियो गैलीली। न्यूटन का भी पूरा नाम बता ही दीजिए अगर आपको पता नहीं है। सर इसैक न्यूटन। न्यूटन ने 3 लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ा था कि इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। 3 तरह का इनर्शिया, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा। 3 तरह का इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ आ गया। फर्स्ट लॉ ने बोला कि a body in rest will continue to be in rest and a body in motion will continue to be in motion unless acted upon external force, unless acted upon external force। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में, न्यूटन सेकेंड लॉ की मोशन अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, देखना होगा ध्यान से। अगर इसके बाद आप पढ़ना चाहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन उस सेकेंड लॉ में आपको पढ़ना पड़ेगा मोमेंटम। मोमेंटम नाम तो सुना ही होगा, मोमेंटम। एक मोमेंटम का आपको छोटा सा कंसेप्ट दे देते हैं, जिससे अगले वीडियो में जब मैं न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में बताऊंगा तब आपको थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। मोमेंटम को डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मींस मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब किसी भी बॉडी का मोमेंटम डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फॉर्मूला है भाई, लेना पड़ेगा। और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब किसी बॉडी का अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, किसी बॉडी का मास कम है तो मोमेंटम कम होगा, है ना। मास ज़्यादा, 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ रहेगा
अगर वो किसी बॉडी पे पड़ जाए तो उस पर ज़्यादा मोमेंटम लगेगा। 100 ग्राम का हाथ किसी पे पड़े तो मोमेंटम कम लगेगा। लेकिन अब वो बात कीजिएगा, लेकिन सर मोमेंटम इन द केस ऑफ ब्रूसली तो ज़्यादा पड़ता था। ब्रूसली का तो 100 ग्राम का हाथ होता था। हाँ, ब्रूसली का हाथ तो 100 ग्राम का होता था, लेकिन वेलोसिटी, मोमेंटम डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रूसली के फाइटिंग स्टाइल में मोमेंटम हाथ की स्पीड का बहुत ज़्यादा होता था, स्पीड ज़्यादा होता था, उस कारण से मोमेंटम ज़्यादा होता था। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसका भी दूसरा नाम होता है क्या? हाँ, होता है लॉ ऑफ मोमेंटम। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लास्ट में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।